तो रशिया और चाइना की नज़दीकी बढ़ रही है, पर यह चीज़ हमको समझना होगा कि ये दोनों देश इक्वल पार्टनर्स नहीं हैं। इनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें पावर बैलेंस चाइना की तरफ टिल्टेड है। रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है। और दोस्तों, ये जो पावर इम्बैलेंस है ये भारत के लिए डेंजरस है। दशकों से रशिया, जो कि एक ग्रेट यूरेशियन पावर है, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता हुआ आया है। लेकिन 2022 में जो यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, ये रशिया और चाइना की रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद रशिया के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे, रशिया को आइसोलेट किया गया। एक एक करके रशिया अपने बड़े से बड़े मार्केट और पार्टनर्स को खोने लगा। वेस्टर्न कंपनीज रशिया छोड़कर जाने लगी और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर चाइना ने स्टेप इन किया और चाइना रशिया की लाइफलाइन बन गया। चाइना ने रशिया से भारी मात्रा में ऑयल एंड गैस परचेज किया, अभी भी कर रहा है। चाइना, जो कि विश्व का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, उसने रशिया को इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई किए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लाई किए, मशीन टूल सप्लाई किए, रशिया को ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी दी। रशिया और चाइना का ट्रेड बढ़ने लगा। रशिया यूएस डॉलर के बजाय चाइनीज युआन का इस्तेमाल करने लगा। तो इस प्रकार वेस्टर्न डोमिनेंस को रेजिस्ट करते हुए ये दोनों देश नज़दीक आने लगे, एक मल्टी पोलर वर्ल्ड की नींव रखने लगे। चाइना रशिया का एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। लेकिन देखिए, चाइना की इकोनॉमी लगभग 10 गुना बड़ी है रशिया की इकोनॉमी से। तो ये जो पार्टनरशिप है रशिया और चाइना की, ये अनइक्वल पार्टनरशिप है। जितनी ज़रूरत रशिया को चाइना की है, उतनी ज़रूरत चाइना को रशिया की नहीं है। बस यही कारण है कि बहुत सारे एनालिस्ट्स रशिया को इस रिलेशनशिप में जूनियर पार्टनर की तरह देखते हैं। रशिया इंक्रीजिंगली चाइना के इंटरेस्ट से बनता जा रहा है। चाइना के पास बहुत ज़्यादा लेवरेज है। अब चूंकि यूरोप रशिया का एनर्जी मार्केट नहीं है, तो रशिया को चाइनीज़ मार्केट्स की आवश्यकता है। इसके लिए रशिया चाह रहा है कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। बट चूंकि चाइना के पास अपर हैंड है, तो चाइना बेटर प्राइसेस डिमांड कर रहा है रशिया से, फाइनल अप्रूवल को डिले कर रहा है, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर रहा है। इस प्रकार यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद दोनों देशों की पावर डायनेमिक्स बदल चुकी हैं और इसी बदलते पावर इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन करना पड़ेगा, इस प्रेजेंट रियलिटी से अडेप्ट करना पड़ेगा। हिस्टोरिकली हमारे रशिया के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। भारत और रशिया के बीच में डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एक्सेट्रा जैसे तमाम सेक्टर्स में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। तो यदि रशिया चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, तो उससे भारत को ये समस्या होगी कि भारत जो रशिया की मदद से चाइना को बैलेंस करता है, इस स्ट्रेटेजिक स्पेस में कमी आएगी। ऐसा बिल्कुल संभव है कि जैसे जैसे रशिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बढ़ती जाएगी, रशिया भारत और चाइना की टेंशन्स में कम न्यूट्रल होता जाएगा। जैसे मान लीजिए भारत और चाइना की बॉर्डर टेंशन्स होती हैं, जो कि कभी भी हो सकती हैं, गिवन द फैक्ट कि भारत और चाइना स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं। तो ऐसे में रशिया, जो कि चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है, उसके लिए भी भारत और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि रशिया की जो चाइना के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, वो रशिया के हाथ बांधेगी, रशिया को वैसे काम करने से रोकेगी, वो एक्शंस लेने से रोकेगी जिससे चाइना गुस्सा हो जाए। चाइना रशिया के ऊपर दबाव बना सकता है कि आप भारत को एडवांस्ड वेपन्स मत बेचिए। रशिया के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। तो इस प्रकार भारत एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक बफर को खो सकता है। रशिया और चाइना की नज़दीकी बढ़ने से ये दोनों देश टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरली ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो सकते हैं। इससे चाइना को रशियन मिलिट्री इकोसिस्टम्स की ज़्यादा एक्सेस मिल सकती है। और ये तो हम जानते हैं कि भारत भारी मात्रा में रशियन ओरिजिन मिलिट्री इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है। Su-30 फाइटर्स हो गए, S-400 सिस्टम्स हो गए, सबमरीन्स हो गई, टैंक्स हो गई, मिसाइल्स हो गई। तो जब चाइना को रशियन मिलिट्री इकोसिस्टम्स की ज़्यादा एक्सेस मिलेगी, तो इंटेलिजेंस लीकेज का खतरा बढ़ेगा, भारत की एक्सक्लूसिविटी घटेगी। भारत जो रशियन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी क्या वल्नरेबिलिटीज़ है, चाइना को ये पता चल जाएगा। चाइना, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, उसके पास बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा होगी। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री पहले से ही स्ट्रेस में है, यूक्रेन वॉर के कारण और उसके ऊपर लगे हुए सैंक्शंस के कारण। तो ऐसे में रशिया यदि चाइना की फाइनेंसिंग या कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, उस केस में चाइना की रशियन टेक्नोलॉजी और सप्लाईज में एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कल को भारत की चाइना के साथ टेंशन्स होती हैं, तो पता चल रहा है कि रशिया स्पेयर पार्ट्स को देने में डिले कर दे, मेंटेनेंस सपोर्ट देने में आनाकानी करने लगे, वेपन डिलीवरीज हमारी स्लो हो जाएं। क्रिटिकल समय में दिक्कत या चैलेंजेस उत्पन्न हो सकते हैं।
क्योंकि भारत की ये वल्नरेबिलिटी है कि हम रशियन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टली डिपेंडेंट हैं। हिस्टोरिकली हम देखें तो भारत ने रशिया, चाइना और अमेरिका, इन तीनों बड़ी पावर्स के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करी है, अपनी ट्रायंगुलर डिप्लोमेसी से लाभ प्राप्त किया है। लेकिन जैसे जैसे रशिया और चाइना का अलाइनमेंट बढ़ता जाएगा, एशिया के अंदर पोलराइजेशन भी बढ़ता जाएगा। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी के ऊपर प्रेशर बनने लगेगा। हमको खेमे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, एक रशिया और चाइना का ब्लॉक वर्सेस अमेरिका द्वारा लेड कोएलिशन। और भारत की तो यही स्ट्रैटेजी है कि वो किसी भी एक साइड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। भारत मल्टी अलाइनमेंट की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, कॉम्पीटिंग पावर्स के साथ रिलेशंस बिल्ड करता है साइमल्टेनियसली, किसी भी अलायंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना चाहता है। और धीरे धीरे भारत अपनी इस वल्नरेबिलिटी को भी कम कर रहा है कि उसका एक ही सप्लायर रहे। ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी होती है जब आपके सप्लायर्स कम होते हैं तो इसे ध्यान में रखते हुए भारत अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को रीशेप कर रहा है, अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अभी हमको देखने को मिल रहा है कि यूरोप भी भारत के डिफेंस पार्टनर के रूप में इमर्ज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत रशिया को अबैंडन कर रहा है और वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। भारत इन दोनों साइड्स के बीच में बैलेंस कर रहा है। चाइना के ऊपर रशिया की बढ़ती डिपेंडेंस, और ये देखते हुए कि रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री इस वक्त वॉर के कारण स्ट्रेन में है, भारत यूरोप के साथ अपने डिफेंस टाइज को मजबूत कर रहा है। कोल्ड वॉर के बाद से यूरोप ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को कम कर दिया था, लेकिन अब ऐसे हालात बन गए हैं विश्व के कि यूरोप फिर से मिलिटराइज कर रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप के अंदर एक नया डिफेंस पुश देखने को मिल रहा है। साथ ही यूरोप अमेरिका की अनरिलायबिलिटी की वजह से अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी विकसित करना चाहता है, और यहाँ भारत के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक एशियन पावर है, एक इमर्जिंग पावर है, चाइना का काउंटरवेट है, एक ह्यूज डिफेंस मार्केट है, एक महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक पार्टनर है। तो ऐसे में यूरोपियन देशों का ये सोचना है कि भारत के साथ जो रिलेशंस हैं वो केवल ट्रेड और क्लाइमेट चेंज तक ही सीमित ना रहें, अब अपने संबंधों को डिफेंस और सिक्योरिटी के डोमेन में भी बढ़ाया जाए। इसलिए अब भारत और यूरोप के बीच में डिफेंस के को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इत्यादि की बातें हो रही हैं। साथ ही भारत अपने सेल्फ रिलायंट इंडिया या आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट करना चाहता है। तो भारत की ये स्ट्रैटेजी है कि रशियन लेगेसी सिस्टम्स आपके पास हैं, इसके साथ साथ वेस्टर्न हाई टेक्नोलॉजी की एक्सेस भी प्राप्त करें, वेस्टर्न देशों के साथ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बढ़ाएं, जो बैटलफील्ड इनोवेशन हो रहे हैं उसकी एक्सेस प्राप्त करें, और इन सब के साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर भी ध्यान दें। ये भारत की स्ट्रैटेजी है। आज के समय में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ की एक्सेस पाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से मॉडर्न वॉर्स हो रहे हैं हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत ही सस्ते ड्रोन्स बहुत ही एक्सपेंसिव टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज साइबर अटैक्स पूरी इकोनॉमी को क्रिपल कर सकते हैं। एआई और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का दौर चल रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम्स हैं वो रशियन हैं। ये जो दशकों से हमने रशियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, इसको हम ओवरनाइट रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए हम रशिया को अबैंडन नहीं करेंगे। रशिया वो देश है जो हमारा टाइम टेस्टेड एलाई है, ऑल वेदर फ्रेंड है। हमारे साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करते समय पॉलिटिकल कंडीशंस इम्पोज नहीं करता है। एक ऐसा देश है जिसका सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस है, भविष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले आर्कटिक रूट्स में जिसका इन्फ्लुएंस है, यूरेशियन सिक्योरिटी में जिसका इन्फ्लुएंस है। तो भारत रशिया को अबैंडन नहीं कर रहा है, बस अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत चाहेगा कि वो ब्रिक्स और एससीओ के जरिए रशिया के साथ भी एंगेज करे, अपना डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाए, एनर्जी ट्रेड बढ़ाए, रशिया के साथ एक्टिवली एंगेज करे। वेस्टर्न देशों के साथ अपने टाइज को बूस्ट करने के चक्कर में रशिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को खत्म ना करे, क्योंकि भारत को यह भी इंश्योर करना है कि रशिया पूरी तरीके से चाइना की ऑर्बिट में ना गिर जाए। तो रशिया के साथ अपने संबंधों को मेंटेन करते हुए भारत मल्टीपल डायरेक्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। फ्रांस, इजराइल, यूएस जैसे देशों के साथ एंगेज करके सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। बट भारत किसी भी एक पक्ष के ऊपर ओवर डिपेंडेंस के सख्त खिलाफ है। भारत किसी भी ब्लॉक में ट्रैप नहीं होना चाहता है। भारत को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, किसी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। तो भारत अपनी स्ट्रैटेजी को इस प्रकार से रीडिज़ाइन कर रहा है कि उसके स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस मैक्सिमाइज हो जाएं। भारत एक बहुत ही बड़ा और ल्यूक्रेटिव डिफेंस मार्केट है। सारे देश इस बात को समझते हैं। रशिया भी इस बात को समझता है कि भारत उसको डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, इंडियन ओशन की एक्सेस प्रोवाइड करता है, और रशिया भी नहीं चाहेगा कि वो चाइना के प्रति फुल्ली सबऑर्डिनेट हो जाए। कोई भी सॉवरेन देश ऐसा नहीं चाहता है। रशिया ऑलरेडी
साइबेरिया में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से अलार्म्ड है। रशिया पर यह खतरा मंडरा रहा है कि चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेशन बढ़ता जाएगा। तो रशिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेबल अलायंस उसको नहीं कह सकते, वो एक कन्वीनियंस की पार्टनरशिप है। और पब्लिकली भले ही इस प्रकार के दावे किए जाते हैं कि ये नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, ये जो पब्लिक फ्रेंडशिप हमको दिखाई देती है, इसके नीचे देखा जाए यदि, इसके beneath हमको डीप डिस्ट्रस्ट मिलेगी। तो जिस प्रकार भारत अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बदल रहा है और इस ट्रांजिशन में भारत अपने आप को बहुत ही केयरफुली पोजीशन कर रहा है।